नमस्कार दोस्तों, हम लगातार व्याकरण पर बात कर रहे हैं। हमने गत वीडियो में संज्ञा पर बात की थी। आज हम वहीं से बात शुरू करते हैं। संज्ञा शब्द के साथ साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, वह है सर्वनाम। वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सर्वनाम भी संज्ञा का एक रूप है, क्योंकि उसमें भी नाम शब्द जुड़ा हुआ है। परंतु हम जब व्यवहार में देखेंगे, उसके प्रयोग में देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी क्या है? सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब संज्ञा होती है, या नाम कह दो संज्ञा कह दो, एक ही बात है। तो जो सब की संज्ञा बन जाए, जैसे मेरी संज्ञा है मूलचंद बोहरा, तो मैं मूलचंद बोहरा के लिए मैं शब्द का प्रयोग भी कर सकता हूँ। जो श्रोता है या आप है तो वो मुझे तू, तुम, आप कह सकते हो। अब मेरे बारे में कोई बात करता है कि मूलचंद बोहरा ऐसा है वैसा है, जो भी है, तब वह, तो अब ये तीनों ही रूप संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। जैसे आपने एक और उदाहरण देख लें, जैसे आपने महाभारत सुनी होगी, जिसमें गीता का उपदेश मुख्य है। कृष्ण जवाब देते हैं, अर्जुन सवाल करते हैं, और अब जो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? ये मैं है, ये वक्ता है, ये है श्रोता। और सुना किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वह चाहे कर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, दुर्योधन के बारे में बात कर रहे हैं, मोह के बारे में बात कर रहे हैं, कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे इस अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो ये सर्वनाम है वो, अब एक तो ये बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ आप गौर करना, एक वाक्य लिखते हैं, जैसे गीता किताब पढ़ रही है, यह एक वाक्य है। अब हमने जब संज्ञा की थी तब बताया था कि किसी भी स्त्री का नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई वस्तु का नाम है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब गीता किताब पढ़ रही है, वह उसके नोट्स भी बना रही है। अब यहाँ जो वह आया है, ये किसके लिए आया है? गीता के लिए है। गीता क्या है? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा के स्थान पर वह आ गया। ये उसके शब्द है, वो किसके लिए है? किताब के लिए है। तो किताब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे उसने कहा, उसने कहा कि वह कल आ जाएगा। अब मैं किसी को कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो एक पुरुष है, दूसरे को सुना रहा हूँ वो दूसरा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में कह रहा हूँ वो है अन्य पुरुष। तो ये उसने, वह, ये सब अन्य पुरुष है। तो कहने का मतलब है जो सब के नाम के जगह काम आते हैं। जैसे मैं शब्द का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, दूसरी जगह वाला व्यक्ति भी कर सकता है। तुम का प्रयोग कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। तो परंतु जैसे मान लो हम दूध है, दूध क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? हमने बात की थी ना,
जब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में आ जाता है। तो अब ये दूध संज्ञा है, दूध का नाम लेंगे तो हम एक दूध का बोध होगा, सफ़ेद पदार्थ का ऐसा प्रकार का बोध होगा। परंतु अब ये दूध है, इसके साथ में हम वह भी बोल देते हैं। जैसे दूध मीठा है परंतु वह गर्म है, और वह जो आया है ये किसके लिए आया है? ये दूध के लिए आया है। तो इस प्रकार ये जो वह है, मैं है, तुम है, आप है, यह है, वह है, ये सारे के सारे जो सर्वनाम है वो सब संज्ञाओं के लिए काम आते हैं। किसके लिए आते हैं? सर्व, मतलब सब संज्ञाओं के लिए जो काम आते हैं। तो इसकी एक सीधी सी परिभाषा आपको बनानी हो तो ये बना सकते हैं कि पूर्वापर संबंधों से जो शब्द संज्ञा के बदले काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये दो प्रकार से काम ले सकते हैं। एक तो ये पूर्वापर संबंध से होते हैं, दूसरा पुनरुक्ति निवारण के लिए। मतलब हमारी भाषा में ये हम कोई बात करते हैं तो हम एक शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं करते हैं, क्योंकि श्रोता को वो अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं ये बोलूं कि राम ने भोजन कर लिया, राम ने किताब लिख दी, राम ने विद्यालय का काम कर लिया, राम ने अब राम से आप बोर हो जाओगे। तो राम के स्थान पर उन्होंने या उसने का प्रयोग हम करते हैं। तो अब राम के जगह उसने का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये पुनरुक्ति निवारण के लिए, मतलब भाषा में एक सौंदर्य बनाने के लिए। तो तीन चीज़ों को ध्यान रखना। एक तो पूर्वापर संबंध, मतलब अब जैसे अब दूध वाक्य ऐसे बनाओ कि वह दूध बहुत मीठा है परंतु वह गर्म है। अब वह किसके लिए है? दूध के लिए। तो ये कैसे पता चला? पूर्वापर संबंध, पहले के जो वाक्यों से तालमेल हो रहे हैं तो उससे पता चलता है कि ये किसके लिए आया है। दूसरा पुनरुक्ति निवारण। पुनरुक्ति निवारण का मतलब होता है कि हम एक संज्ञा को बार बार काम में नहीं ले सकते। अब जैसे यहाँ एक किताब पढ़ रही है और दूसरे लिख दिया, अब ये लिखते गीता किताब के नोट्स बना रही है, तो वो श्रोता को भाषा की सुंदरता रास नहीं आती, वहाँ भाषा थोड़ी सी उसको खटकती। इसलिए ये पुनरुक्ति निवारण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और तो ये दो चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है। और तीसरा है ये कि ये संज्ञा के बदले काम आता है, क्यों सब के लिए ये संज्ञा है, परंतु कैसी संज्ञा है? जो सभी के लिए काम आती है। ये 10-12 शब्द है, वो सब संज्ञाओं के लिए काम आता है। और ये शब्द भी कब बनते हैं? जब भाषा का विकास होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो सर्वनाम है वो कौन कौन से हमारी हिंदी भाषा में काम में आते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने तत्सम और तद्भव शब्दों की बात की थी तो मैंने कहा था कि जो सारे के सारे तद्भव शब्द हैं वो सर्वनाम है। मतलब सर्वनाम जितने भी हिंदी में काम आ रहे हैं वो सारे तद्भव रूप है। अब देखो आप यहाँ ये मैं लिख रहा हूँ, इस तरफ आप गौर करना कि ये है तत्सम और ये है तद्भव। तो कोई भी स्थिति में 3 रूप ही बनते हैं, वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा जा रहा है। चाहे कोई आप गीता ले लो, चाहे सुकरात की प्रश्नोत्तर शैली ले लो। हमारे यहाँ तो राजस्थानी में एक किस्सा चलता है कि एक कोई टीले पर बैठा था आदमी और उसके साथ उसका साथी था और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि क्यों भाई के बात है कि का तो मिजमानिया थार लग रहा है और का है मार लग रहा है। तो एक कोई धोरम आकर मुँह कढ़ियो
पाड़ मकर वोड़ा से बोले किन की ई लगर भी है। तो अब मेज़बानी क्या है, मेज़बानी ने जो हिंदी में जो शब्द मेज़बानी है वो राजस्थानी में मेज़बानी बोलते हैं। तो अब वो राजस्थान में एक अतिथि देवो भव की परंपरा है और वहाँ जो मेज़बानी करता है वो आदमी महान बताया जाता है। तो वो किसकी बात है, अपने मैं कि या तो मेज़बान मैं अच्छा हूँ या मेज़बान तुम अच्छे हो। अब वो तीसरा ने भी अपनी गर्दन बाहर निकाली तो किसने कहा कुछ न कुछ ये भी है वह भी है या यह भी है। तो ये तीन प्रकार से ही क्या बनते हैं, सर्वनाम। ये वक्ता हो गया, ये श्रोता हो गया और ये अन्य जिसके बारे में बात की जाती है। इसलिए इसको उत्तम पुरुष कहते हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष का मतलब ये हो गया कि कोई अपने बारे में बात कहेगा तो अपने आप को आपको कमतर नहीं बताएगा, वो अपने को महान नहीं बताएगा, बड़ा ही बताएगा, इसलिए कहा है उत्तम पुरुष। अब वो उत्तम के बाद में जो श्रोता है उसको भी कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी वो थोड़ी सी बात नीचे रखेगी, तू भी ठीक है। अब और जिनके बारे में कोई भी बात हो रही है जिसके बारे में, वो सारा आएगा अन्य पुरुष में। तो ये दोनों जो पद हैं इनको प्रधान है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों प्रधान माने जाते हैं और ये अप्रधान माना जाता है। क्यों, इसमें तय जो वक्ता या लेखक वो उत्तम पुरुष है और जो श्रोता है या पाठक है वो मध्यम पुरुष है। ये इसका बहुवचन रूप है। इसके तीनों रूप हो सकते हैं, तू है, तुम है, आप है। और विस्तार से हम आगे करेंगे। हमने पहले हम करते हैं जो सारे जो रूप है इसके तत्सम और तद्भव के, उन पे बारे में बात करते हैं। कि जैसे पहले संस्कृत में एक शब्द है अहम, तो अहम से तद्भव बना मैं और हम, ये दोनों अहम से बना हुआ है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में मैं का तत्सम रूप क्या है, तो अहम है। अब त्वम, इसका हिंदी में तू भी है, जैसे तू दयालु दीन हो प्रसिद्ध पात की नाथ, तू अनाथ को नमोसो। ये भगवान की याद में और जो अपने से छोटा होता है या बहुत प्रेम से जिसको बोलते हैं तू, और ये तुम और ये आप, ये तीनों ही त्वम है। परंतु तो आप है वो त्वम से नहीं बना हुआ, इसकी जगह काम आता है। तो परंतु इसको आगे ले लेते हैं, हम यहाँ से हटा देते हैं इसको एक बार। उसी प्रकार सह का मतलब वह इससे बना हुआ है, सो भी इसी से बना हुआ है, ये वे भी इसी से बना हुआ है। अब संस्कृत में यह उसको बना गया जो। अब तत्सम और तद्भव बनाते समय ध्यान रखना कि यह का ज बन जाता है। जैसे यमराज, जमराज, संस्कृत में यव बोलते हैं, तत्सम यव है, हिंदी में जो हो जाता है। संस्कृत में युगल है, संस्कृत में हिंदी में जुगल हो जाता है, तद्भव रूप। संस्कृत में तत्सम में युग है, तद्भव रूप जुग हो जाता है। तो ये का ज बनना स्वाभाविक भाषिक प्रक्रिया है। अब एश का यह और कह का कौन और को अपि मतलब कोई। अब यहीं से लिख देता हूं किंचित, ये बनता है कुछ।
तो ये इस प्रकार जो तत्सम है उससे तद्भव बने, और ये सारे है ये सर्वनाम है। मैं, हम, कुछ, तुम, वह, सो, वे, जो, यह, कौन, कोई, किम, ये किम है, तत्सम है, और उससे बनता है क्या। तो इस प्रकार यह काम हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। तत्सम तद्भव की बात भी कर ली, और सारे जो हिंदी में सर्वनाम काम में लिए जाते हैं उनका जिक्र भी हमने कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये सर्वनाम जो अर्थ के लिहाज से, यूँ तो ये सारे सर्वनाम हो गए, और मोटा मोटी 3 ही सर्वनाम होते हैं, एक अपने बारे में, एक सामने वाले बारे में, और एक जो यहाँ है नहीं उसके बारे में। 3 ही तरह से बात होती है। परंतु फिर हम अर्थ के लिहाज से वाक्य के प्रयोग कैसे करते हैं, उसके लिहाज से जो हम सर्वनाम करते हैं उसके 6 प्रकार हैं। ये देखो, ये 6 प्रकार। 6 प्रकार में अभी हम 3 प्रकारों पर बात करेंगे। पहले पुरुष वाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा हम सर्वनाम की बात करेंगे, वह होगा निजवाचक सर्वनाम। अभी हमने जो बात की थी उसमें एक शब्द छोड़ दिया था, आपका। तो आत्मन से आप बनता है। आत्मन से आत्मा भी बनता है, आत्मा भी बनता है, और आप भी बनता है। तो निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होता है उसकी मूल संकल्पना यहीं से शुरू होती है। तो अब हम ये जो 3 सर्वनाम हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो अब ये स्त्री बात कर रही हो चाहे पुरुष बात कर रही हो, जब वो बोल रहा है वो होगा उत्तम पुरुष, और जो सुन रहा है वो होगा मध्यम पुरुष, और जिनके बारे में बात की जा रही है वो होगा अन्य पुरुष। तो ये हो गया, देखो, उत्तम पुरुष। परिभाषा आप मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना। इसमें मैं एक वचन हो गया और हम बहुवचन हो गया। दूसरा मध्यम पुरुष। ये मध्यम उत्तम कहते क्यों है वो हमने बता दिया। ये तू, तुम और आप। दरअसल क्या होता है कि तुम शुरुआत में बहुवचन के लिए काम आता था, परंतु आदर देने के लिए आपका प्रयोग शुरू हो गया। तीसरा ये अन्य पुरुष। अन्य मतलब जो दोनों जगह उपस्थित नहीं है, दूसरों की बात की जा रही। क्यों? जो चुगली की जाती है वो अन्य की जाती है, सामने होता है उसकी चुगली कर नहीं सकते। तो अब वो कौन सा हुआ? वह, यह, ये और वे। ये एक वचन बहुवचन से बन गया ऐसे। अब ये बाकी जितने भी आ गए ना इसमें जोड़ लो, सारे के सारे, ये सारे के सारे अन्य पुरुष में आ जाएंगे। अब हम 3 प्रकार से बात हो गई, वक्ता, श्रोता और वक्ता श्रोता जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। दूसरा सर्वनाम कौन सा था? ये था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक का मतलब होता है किसी चीज़ का तय करके बताना कि ये वो है, ये वो है, ये वो है। जैसे अंग्रेजी में दिस और दैट का प्रयोग होता है, दीज और दोज का प्रयोग होता है। तो वह जैसे यह बदमाश है,
ये निश्चित बता रहे हैं कि कौन यह बदमाश है, ऐसे इशारा कर रहे हैं। वह सुंदर है, अब दूर है इसके लिए वह का प्रयोग है, और नज़दीक है उसके लिए यह का प्रयोग है। इसी प्रकार इनके ये बहुवचन बन जाएंगे दोनों के। तो हमारे में दिक्कत कहाँ होती है कि जब हम सार्वनामिक विशेषण करते हैं तब इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। तो निश्चयवाचक का मतलब होता है, अंग्रेजी वाला याद कर लेना, दिस इज ए पेन, दिस इज एन एलिफेंट, वो आपने छठी सातवीं में बहुत पढ़ा होगा। तो वही ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो तीसरा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक का मतलब होता है जो स्वयं का बोध करवाने वाला। अब जो आप है शब्द, तो आप दो तरह से काम लिया जाता है। एक तो आप हो गया वहाँ अभी जो हमने जिक्र किया था, ये यहाँ मध्यम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तब ये कर्ता के रूप में काम करेगा। जैसे आपने खाना खा लिया, आपने क्या भोजन कर लिया, आप गए, आप आए, आप बैठिए, तो यहाँ सब जगह आप कर्ता के रूप में। अब कर्ता के रूप में होगा तब कौन सा होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक कब होगा, जब वो कर्ता के बारे में बताएगा। गौर करना, कन्फ्यूजन परीक्षा में क्या होता है कि वाक्य दिए जाते हैं तब ये पूछा जाता है कि यहाँ ये कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम विकल्प में आता है और पुरुषवाचक सर्वनाम विकल्प में आता है। तब अपने को ये देखना है कि ये जो आप है ये कर्ता है या कर्ता के बारे में कह रहा है। जैसे मैं बोल दूं, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो अपने आप किसके लिए आ रहा है, मैं के लिए आ रहा है। तो यहाँ अपने आप क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। ये दो रूप में भी आते हैं। जैसे आप है, आपका आप से अपना बनता है, तो अपना एक वचन हो गया और अपने बहुवचन हो गया। जैसे लड़का से लड़के बन गया। तो ऐसे ये दोनों रूप में भी काम आते हैं। वह आप ही खा लेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, वह अपने आप खा लेगा। ये भाषा का विकास हुआ है धीरे धीरे। मतलब इसमें पहले इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जाती थी कि मैं आप ही किताब पढ़ लूँगा, वे आप ही चले जाएंगे। आजकल इसका प्रयोग ये अपने साथ जोड़ते हैं, वे अपने आप, मैं अपने आप सो जाऊँगा। तो ये जो अब ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि स्वयं के बारे में बता रहा है और कर्ता के स्वयं के बारे में बता रहा है। गौर ये करना, जब आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप पत्र या आप क्या खा रहे हैं या आप क्या खाओगे। अब ये आ जाए आप आज क्या खाओगे, तो अब आप क्या है, कर्ता के बारे में है। अब मैं आप ही खा लूँगा, मैं आप ही खा लूँगा। अब ये क्या हुआ, या मैं आप ही खा लूँगा। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। तो ये दो अर्थ में काम आता है। एक तो ये खुद के अर्थ में और एक स्वतः के अर्थ में। जैसे वह अपने आप चला जाएगा, तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे अत्याचार स्वतः ही मिट जाएगा, ऐसे बोलते हैं। और दूसरी जगह ऐसे बोलते हैं कि अत्याचार अपने आप चला जाएगा। तो जो ये अपने आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम का मूल में क्या है, जब खुद और स्वतः का अर्थ आता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। और बस मोटी चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो कर्ता के बारे में कह रहा है या कर्ता स्वयं है।
कर्ता स्वयं है तो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और कर्ता के बारे में कह रहा है तो वह है निजवाचक सर्वनाम। आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आपको ये मेथड आपको पता होना चाहिए कि इसकी पकड़ कैसे करनी है। दूसरा ये देखना है कि ये खुद के बारे में या स्वतः के अर्थ में आ रहा है क्या। वहाँ आप खुद लगा के देख लो, जैसे मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं खुद पढ़ लूँगा, इसका मतलब ये अपने आप खुद के विकल्प के रूप में अपने आप आया है, तो इसका मतलब ये निजवाचक सर्वनाम है। अत्याचार की दुनिया अपने आप मिट जाएगी, तो अत्याचार की दुनिया स्वतः ही मिट जाएगी। फिट हो रहा है, इसका मतलब यह अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये चीज और ये चीज गौर करना, ये दोनों आपके मुख्य बिंदु है जिससे आप पकड़ेंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। आपने खाना खा लिया, क्या होगा बताओ? क्योंकि ये खाना किसने खाया? आपने। कर्ता खुद है आप, तब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और ये इसकी क्या है विशेषता? एक ये इसी से बनता है आपस, तो ये दो रूपों में ज़्यादा काम में आता है, एक तो आपस में और एक आपस का या आपस की या आपसी, जैसे आपसी समझौता। तो ये एक तरह से सप्तमी और षष्ठी में ये आप है वो आपस में, जैसे इसका आपस में या आपसी का प्रयोग किया जाता है। आपस कह दो, आपसी कह दो या आपस का, जैसे उनका आपस का मामला है या उनका आपसी मामला है, दोनों एक जगह काम ऐसे ही लिया जाता है। तो ये परस्पर के अर्थ में काम लिया जाता है, वो शब्द भी आपसे ही बना हुआ है। अब ये ऐसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर भी वो जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। तो निजवाचक का मतलब होता है कि वहाँ वो खुद के अर्थ में काम में आ रहा है। जैसे वे आपस में लड़ रहे हैं, और वे जो भी है कर्ता के बारे में, आपस तो करता नहीं है ना, वे की विशेषता बता रहे हैं कि वे आपस में लड़ रहे हैं। तो आपको इन दो चीज़ों की, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और यहाँ ये निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य को आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आप स्वयं ही समझ जाओगे कि यहाँ निजवाचक सर्वनाम आया है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। क्योंकि जो आप शब्द है मूलतः आत्मन से बना हुआ है। आत्मन का मतलब ही खुद ही होता है, जैसे आत्मानुशासन, खुद का अनुशासन, आत्मानुभूति, खुद की अनुभूति, आत्मानंद, खुद का आनंद। तो ये आप शब्द में जो शब्द है उसकी मूल संरचना में स्वयं छिपा हुआ है। तो इसलिए यहाँ आप तो वो केवल आदर देने के लिए भी हम किसी को, सामने वाले को आप जैसा ही समझते हैं। हमारा अतिथि, हम जैसे ये जो शब्द है ना इसमें पूरी संस्कृति विरासती है। तो हम जो हमारे सामने हैं, जो श्रोता है, जो पाठक है, उसको हम खुद से भी बड़ा महत्व, खुद से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। वो एक तरह से खुद ही मान लेते हैं, तो उसको कहते हैं आप, मतलब मैं हूँ आप। तो इसलिए ये जो निजवाचक सर्वनाम की संरचना ही इसी संकल्पना के साथ हुई है। तो इसका मूल कंसेप्ट यही है निजवाचक सर्वनाम का। और जो आप शब्द है वो स्वयं ही आत्मन शब्द से बना हुआ है, और आत्मन का अर्थ ही होता है खुद। तो आप थोड़ा और अभ्यास करेंगे, और लगातार जो हम अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसमें देखते रहो भी ये वाक्य निजवाचक सर्वनाम का है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का है। परीक्षा में क्या है, जो सर्वनाम में कन्फ्यूजन होते हैं वो यही होते हैं। एक तो हो गए ये यहाँ पर भी, अभी मैं जब विशेषण की बात करेंगे तब इसको समझाऊंगा, ये अगले वीडियो में समझा दूंगा
कि यह कहाँ तो ये अन्य पुरुषवाचक है और कहाँ ये सार्वनामिक विशेषण के तौर पर काम आ रहे, वहाँ कन्फ्यूजन होता है। एक इसका यहाँ कन्फ्यूजन होता है, बाकी यहाँ वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो अपने को पकड़ना वही है जहाँ पर भ्रांति की या संशय की कोई संभावना बनती है। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों को भी ये वीडियो देखने को मिले। मैं लगातार हिंदी व्याकरण पर काम कर रहा हूँ और छोटी छोटी बारीकियों से आपको अवगत करवा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सरल तरीके से आपके सामने विषय को रखूँ, परंतु इसमें ये सावधानी रखता हूँ कि इसमें कोई बात छूट न जाए, क्योंकि जो परीक्षा में पूछा जाता है वो थोड़ी सी सूक्ष्म बातें पूछी जाती है और जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है वो पूछा जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो कन्फ्यूजन आपके समक्ष न हो, परीक्षा में जाने से पहले ही वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसी भावना के साथ, इसी विचार के साथ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।